नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एनसीईआरटी की पुस्तक है राम शरण शर्मा जी की प्राचीन भारत का इतिहास, जिसका प्रथम लेसन है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो इसका प्रथम लेसन क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। अगर मैं इसे आपको दूसरे शब्दों में बोलूं तो प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने की हमें क्या आवश्यकता है, हम प्राचीन भारत के इतिहास को क्यों पढ़ें, ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ें। ये बड़ा वाजिब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे कोई भी पूछ सकता है कि हमें ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि हमें भारतीय इतिहास की प्राचीनता को पढ़ने की आवश्यकता है। ये यूपीएससी के इंटरव्यू में, विभिन्न प्रांतों के पीसीएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे, इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछ सकता है। तो उस संदर्भ में एनसीईआरटी के माध्यम से इस क्वेश्चन का हम जो है उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर इसका प्रथम पॉइंट हम देखें कि प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने की हमें क्या आवश्यकता है, हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का निर्माण किया। तो क्या इसके लिए हमें प्राचीन इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्वजों ने किस प्रकार अतीत में प्राचीन संस्कृतियों का निर्माण किया? दूसरी बात, किस प्रकार कृषि की शुरुआत हुई जिससे मानव जीवन सुरक्षित एवं सुस्थिर हुआ। अगली बात कि प्राकृतिक संपदाओं की खोज की गई और उसका उपयोग किया गया, जीविका के साधनों की तलाश की गई। प्राचीन काल में भू संपदाओं की खोज की गई, उनका उपयोग किया गया, जीविका के साधनों की तलाश की गई। तो क्या इन सब को जानने के लिए हमें प्राचीन इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? इसी तरीके से खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म का विकास भी प्राचीन काल में ही हुआ। तो इसलिए हमारे अंदर ये उत्सुकता आनी ही चाहिए कि ऐसा कैसे संभव हुआ कि प्राचीन काल के मानव खेती का कार्य, कताई बुनाई का कार्य, धातु का कार्य कैसे किए। इसी तरह जंगलों को प्राचीन काल में कैसे साफ किया गया, कैसे वहाँ पर आपके जो है ग्राम बसाए गए, नगर बसाए गए, राज्य बसाए गए, ये सब कैसे हुआ। इसलिए आवश्यकता है हमें प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने की। तो सबसे बड़ी समस्या है कि एनसीईआरटी के नोट्स को कैसे पढ़ जो है बनाया जाए। देखिए, मेरा बताने का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा, मैं यहाँ कुछ कीवर्ड लिखता चलूँगा, उस कीवर्ड के माध्यम से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। जैसे अगर मैं पॉइंट नंबर 1 में कीवर्ड्स अगर ये लिखूं कि आपके जो है प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, तो इससे आप ये समझिए कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का निर्माण कैसे किया। इसलिए हमें प्राचीन इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। तो प्राचीन संस्कृति से आपको अपना थोड़ा सा जो है लेवल थोड़ा सा आगे ऊपर करना होगा और इसके माध्यम से आप थोड़ा थोड़ा अपना शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। दूसरा, अगर मैं आपको लिखूं कृषि की शुरुआत, केवल कृषि, तो इसके माध्यम से हम क्या समझेंगे कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई, मानव का जीवन जिसकी वजह से सुरक्षित एवं सुस्थिर हुआ। तीसरा, अगर मैं बोलूं भू संपदा, भू संपदा, किस प्रकार से भू संपदा की खोज हुई तथा उसका उपयोग किया गया एवं जीविका के साधनों की तलाश की गई। ये सब कैसे हुआ, इसलिए हमें प्राचीन इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। खेती, कताई बुनाई, खेती, कताई बुनाई, धातु कर्म, कि प्राचीन काल में खेती की शुरुआत कैसे हुई,
कताई बुनाई का कार्य कैसे हुआ तथा आपके जो है धातु कर्म का विकास कैसे हुआ। तो अगर मैं ये कीवर्ड लिख दे रहा हूं तो इसके माध्यम से आप अपना छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स करके जो है अपना एक नोट्स बना सकते हैं। इसी तरीके से जंगल, जंगलों को कैसे साफ किया गया, ग्राम कैसे बसे, नगर कैसे बसे, राज्य कैसे बसे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने की हमें क्यों आवश्यकता है? इन सब चीजों को जानने के लिए। दूसरा पॉइंट, आज भारत में जितनी भी लिपियां प्रचलित हैं, आज भारत में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं, सबकी जड़ें अतीत से जुड़ी हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बातें होंगी कि ये दिलचस्प जानना होगा कि किस प्रकार आज भाषाओं का विकास हुआ, आज लिपियों का विकास हुआ, इनकी प्राचीनता क्या है। तो इनकी प्राचीनता से हमें वर्तमान भाषाओं का स्वरूप पता चलेगा, वर्तमान लिपियों का स्वरूप पता चलेगा। क्योंकि हमें ये पता है कि कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक कि वह लिखना न जानता हो। तो ऐसी स्थिति में हम इस बात को समझें कि किस प्रकार जो है वर्तमान लिपियों का विकास, वर्तमान भाषाओं का विकास प्राचीन काल से होता आया है। इसके लिए हमें प्राचीन इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ की पॉइंट में मैं केवल दो लिखूं, एक लिपि और एक भाषा, उसे आप जोड़कर लिख लेंगे कि वर्तमान सभी भाषाओं, सभी लिपियों का विकास प्राचीन काल से होता आया है। इसलिए हमें प्राचीन इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। लिपियां, भाषा। देखिए, अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं कि वर्तमान में भारत की सभी लिपियों, सभी भाषाओं का विकास प्राचीन काल से जुड़ा है, प्राचीन काल से उनका विकास होते आया है, तो ये व्हाइट बोर्ड बहुत जल्दी भर जाएगा। तो इसीलिए ये मेरी मजबूरी है कि मैं इसे की पॉइंट में लिख रहा हूं, कीवर्ड में लिख रहा हूं, ताकि आप अपने पेज पर आराम से उसे जो है पूरा कर सके। तीसरा पॉइंट अगर इसमें हम देखें, प्राचीन काल से ही भारत विभिन्न मानव प्रजातियों का संगम रहा है। ये मानव प्रजातियां विभिन्न कालों में भारत में आई, भारत को अपना घर बनाए, और उनकी खुद की जो विशिष्टता थी, वो भारत की विशिष्टता में उन्हें वे उसे समाहित कर लिए। तो क्या इस चीज को जानने में हमारी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए कि ये सब कैसे संभव हुआ? दूसरे शब्दों में, प्राक आर्य मतलब आर्यों से पहले के निवासी, हिंद आर्य अर्थात वे आर्य जो भारत की तरफ आए, इन्हें हम हिंद आर्य कहेंगे या भारोपी कहेंगे। तीसरे आपके शक, यूनानी, हूण, तुर्क, ये विभिन्न मानव प्रजातियां विभिन्न समय कालों में भारत में आए। भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की शिल्प कला, भारत की वास्तुकला, भारत की साहित्य कला में उन्होंने अपना यथाशक्ति योगदान दिया। अर्थात उनकी खुद की जो सांस्कृतिक विशेषता थी, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की शिल्प कला, भारत की जो है वास्तुकला, भारत की साहित्य कला में उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विशेषता को शामिल कर लिया। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि आज हम उनमें से किसी के भी मूल को पहचान नहीं कर सकते। एक तरीके से हमारे यहाँ सामसिक संस्कृति का विकास हुआ है। तो प्राचीन इतिहास को पढ़ने की क्या हमें इसलिए आवश्यकता नहीं है कि हम ये देखें कि किस प्रकार से प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क विभिन्न समय कालों में भारत में आए, भारत को अपना घर बसाया, और इसी तरीके से जो है भारत की व्यवस्था में वे अपनी व्यवस्था को शामिल किए, और इससे एक सामसिक संस्कृति का विकास हुआ। इसलिए हमें प्राचीन इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। तो तीसरे पॉइंट में मैं कीवर्ड अगर लिखूं तो कौन कौन लोग आए, पहले उनका नाम लिख लेते हैं। प्राक आर्य, प्राक आर्य, हिंद आर्य, हिंद आर्य, यूनानी,
शक, हुण, तुर्क, ये विभिन्न मानव प्रजातियां भारत को अपना ये भारत में आए, भारत को अपना ये घर बनाए। और भारत की जो खुद की व्यवस्था थी, भारत की खुद की व्यवस्था क्या है, अगर इसमें हम देखें तो भारत की खुद की व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, शिल्पकला, वास्तुकला, वास्तुकला, साहित्य इत्यादि में वे अपना योगदान दिए। और आज स्थिति ये है कि इनकी खुद की जो सांस्कृतिक विशिष्टता थी, आज उसे मूल रूप में पहचाना नहीं जा सकता। परिणाम यह कि भारत में एक सामसिक संस्कृति का विकास हुआ। तो यहां मैं क्या लिख दूं, सामसिक संस्कृति, सामसिक संस्कृति। आपको अपना नोट्स बनाते समय, जैसे अगर आप ये एक बार पढ़ ले रहे हैं तो आपको इतना आभास हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ लिपियां भाषा लिखा हूं तो आप तुरंत जोड़ लेंगे कि वर्तमान की सभी लिपियों, सभी भाषाओं का विकास प्राचीन काल की लिपियों भाषाओं से हुआ। इसी तरीके से आप सभी चीज़ों को जोड़ते हुए आगे चले जाएंगे, मेरा भी काम आसान हो जाएगा। हालांकि आप बाद में बताएंगे कमेंट करके कि ये वाला तरीका सही है या मैं एक एक पॉइंट करके पूरे सेंटेंस में चीज़ों को ऐसे लिखता चलूँ, वो वाला तरीका सही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले पॉइंट में हम थोड़ा सा, देखिए अब थोड़ा मैटर क्लिष्ट होता जाएगा, तो थोड़ा सा हम अगले पॉइंट में कुछ ऐसे समझें कि भारत अर्थात उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। हमें ये बहुत अच्छी तरह पता है कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता है। जैसे उत्तर भारत अर्थात गंगा के मैदानों में आर्य संस्कृति का विकास हुआ, दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति, पूर्वी भारत में मुंडा अथवा कोल भाषाओं वाली संस्कृति, और ऐसे ही कुछ पश्चिमी भारत में। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार भले से क्षेत्र अलग अलग हो, लेकिन कोई भी सांस्कृतिक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की सांस्कृतिक गतिविधियों से अलग नहीं था। उन सब का आपस में समेकन हो रहा था, उन सब की सांस्कृतिक गतिविधियां एक दूसरे में आपस में मिल रही थी। ये सांस्कृतिक समेकन हो रहा था, सांस्कृतिक जो है सम्मिलन हो रहा था। मैं इसे आपको कुछ दूसरे तरीके से बताऊं कि जैसे प्रायद्वीपीय भारत की क्या भावनाएं हैं, प्रायद्वीपीय भारत में क्या संस्थाएं हैं, प्रायद्वीपीय भारत में उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में निवास स्थान कैसे हैं, इन सब की जानकारी हमें वैदिक साहित्य में मिल जाती है। क्योंकि वैदिक साहित्य में हमें द्रविड़ भाषा के अनेक शब्द मिलते हैं। वैदिक साहित्य अर्थात इसका रचना काल क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक साहित्य का समय काल क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इस साहित्य में द्रविड़ भाषा के अनेक शब्द मिलते हैं, जिससे प्रायद्वीपीय भारत की भावनाओं, संस्थाओं, उत्पादन प्रक्रिया एवं निवासों की जानकारी वैदिक साहित्य से हो जाती है। इसी प्रकार से हमें गंगा के मैदानों की भावनाएं, संस्थाएं, उत्पादन प्रक्रिया, निवास स्थान, ये हमें जो है तमिल ग्रंथों में भी मिल जाते हैं। तमिल ग्रंथों का रचना का समय है संगम काल। संगम काल का समय क्या है, संगम काल का समय है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसवी। संगम काल में जो तमिल ग्रंथ रचे गए थे, उस तमिल ग्रंथ में हमें उत्तर भारत की प्रक्रियाओं की जानकारी मिलती है। तो मैं शार्ट करके थोड़ा थोड़ा इसे लिखवाता चलूं। तो अब मैं अगले पॉइंट की तरफ कैसे बढ़ाऊं, सांस्कृतिक समेकन। उसमें अगर मैं ये लिखूं, वैदिक साहित्य में प्रायद्वीपीय भारत के
संस्थाओं, भावनाओं, उत्पादन प्रक्रियाओं एवं निवासों की जानकारी मिलती है। तो इसे कीवर्ड में मैं कैसे लिखूं? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, इसका रचना काल रहेगा 1500 बीसी से, ईसा पूर्व से 500 बीसी। वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य में हमें प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की भावनाएं, भावनाएं, संस्थाएं, संस्थाएं, उत्पादन, निवास की जानकारी मिलती है। और जस्ट इसी का उल्टा भी है कि वैदिक गंगा के मैदानों की ये सभी चीजें हमें संगम काल में तमिल ग्रंथों की रचनाओं में भी मिलती हैं। इसी का जस्ट उल्टा हमें कर देना है। तो 5वें पॉइंट में थोड़ा सा विस्तार हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा पढ़ाने का कुछ इस तरीके से तरीका ही रहेगा कि जिसे इतिहास की बिल्कुल भी समझ नहीं, बस इतिहास को, पुस्तक को उठाया ही है, वो इस वीडियो को जरूर देखें, उससे बहुत लाभ होने वाला है। 5वां, तो 5वें में हम क्या लिखें? संगम काल की रचनाओं में हमें गंगा के मैदानों की भावनाएं, संस्थाएं, उत्पादन प्रक्रिया, निवासों की जानकारी मिलती है। संगम काल, संगम काल, इसका टाइम क्या है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ये बीसी 300 से 6ठी शताब्दी ईसवी 600 एडी में हमें उत्तर भारत की या गंगा के मैदानों की, गंगा के मैदानों की, गंगा के मैदानों की सेम चीजें जो है, यही भावनाएं, संस्थाएं, उत्पादन प्रक्रिया, निवास स्थान, भावनाएं, संस्थाएं, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया, निवासों की जानकारी मिलती है। ये तो अभी केवल हुआ उत्तर भारत और दक्षिण भारत का आपस में सांस्कृतिक समेकन। हम देखेंगे कि जो मुंडा भाषा अर्थात छोटा नागपुर अर्थात पूर्वी भारत की भाषा है, उसकी भी विशिष्टता हमें वैदिक साहित्य में मिलती है। वैदिक साहित्य में हमें 3 शब्द हैं, जैसे फाहा, खंती, नौका। ये वैदिक साहित्य में उल्लिखित हैं, परंतु ये मुंडा भाषा के शब्द हैं। तो कह सकते हैं कि किस प्रकार सभी क्षेत्रों की सांस्कृतिक गतिविधियां एक दूसरे में मिल रही हैं। तो अगला पॉइंट में हमारा क्या रहेगा? 6ठा, मुंडा भाषा के 3 शब्द होंगे तो बहुत शब्द, लेकिन एनसीईआरटी में फिलहाल 3 शब्द, तो मैं 3 शब्द पढ़ाऊंगा। फाहा, खंती, नौका। मुंडा भाषा, मुंडा भाषा के 3 शब्द हैं, फाहा, खंती, खंती मतलब गड्ढा, नौका, नौका। ये सभी वैदिक साहित्य में मिलते हैं। वैदिक साहित्य में मिलते हैं, ये सभी वैदिक साहित्य में मिलते हैं। इससे हमें पूर्वी भारत, उत्तर भारत के बीच सांस्कृतिक समेकन हो रहा है। इस चीज के लिए हमें प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। अगर इसमें मैं थोड़ी सी एक चीज और अगर मैं जोड़ूं, मान लें कि ये 7वां पॉइंट रहेगा, वैदिक साहित्य में जितने भी भाषा संबंधी, शब्द संबंधी, ध्वनि संबंधी परिवर्तन हैं,
मैं आपसे क्या बोला, वैदिक साहित्य में जितने भी भाषा संबंधी, शब्द संबंधी, ध्वनि संबंधी परिवर्तन है, वो परिवर्तन क्यों है? द्रविड़ संस्कृति के प्रभाव की वजह से, मुंडा संस्कृति के प्रभाव की वजह से। तो अगला पॉइंट क्या रहेगा कि वैदिक साहित्य में भाषा, ध्वनि एवं शब्द संबंधी परिवर्तन किसकी वजह से हैं? वो आपके हैं द्रविड़ प्रभाव, मुंडा प्रभाव। वैदिक साहित्य, एकदम कीवर्ड में मैं लिखूंगा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में उल्लिखित, वैदिक साहित्य के भाषा, ध्वनि, शब्द संबंधी जो परिवर्तन हैं वो किसकी वजह से हैं? द्रविड़ संस्कृति की वजह से हैं एवं मुंडा संस्कृति की वजह से हैं। द्रविड़ एवं मुंडा, आप इसे जोड़कर अपना एक सेंटेंस बना सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर जैसे मैं आपको पहला जो कीवर्ड जो ये सब लिखवाया हूं, इसे जोड़कर आप एक अपना खुद का नोट्स बनाइए और उस नोट्स को ही एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। आपके पढ़ाई वाले सामग्री में से इस वाले सामग्री का अंत हो जाएगा। इससे आपको दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी ये 6 पॉइंट हुआ। अब मैं इसे मिटाऊंगा। मुझे आशा है कि आप ये सब लिख चुके होंगे। नहीं भी लिख चुके होंगे तो आप बार बार इसे देखकर जो है अपना लिख लीजिएगा। अब हम 8वें पॉइंट की तरफ चलेंगे। देखिए, ये सब बताने का उद्देश्य क्या है कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि लेसन का नाम ही है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। ये इंटरव्यू बोर्ड्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमें भारत की अतीत को जानने की क्या आवश्यकता है, तो ये सब आपसे वो पूछ सकता है। अगला पॉइंट देखिए, हमें ये बहुत, देखिए एनसीईआरटी की भाषा ही ऐसी होती है कि अगर आप ध्यान से उसे सुन लेंगे तो आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल वो छप जाता है। उसमें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो समझा रहा हूँ ऐसा कुछ उसमें नहीं है कि मैं उसे आपको समझाऊँ। आप खुद ऐसे पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, वो आपके दिमाग में वो जो है प्रवेश कर जाती है। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ अगले पॉइंट की तरफ। हमें ये बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारा देश प्राचीन काल में, हमारे देश में हिंदू धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ। विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न सामाजिक रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं। इन सब के बावजूद सभी की जीवन पद्धति एक सामान्य है। इसलिए हमें प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। फिर मैं बताऊं उस चीज को आपको। हमारे देश में कभी हिंदू धर्म का उदय हुआ, कभी जैन धर्म का उदय हुआ, कभी बौद्ध धर्म का उदय हुआ। सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न सामाजिक रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं, उस पर चलने वाले लोग हैं। तो उसके बावजूद भी सभी की जीवन पद्धति एक सामान्य है। इसलिए हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। तो अगले पॉइंट में मैं केवल कीवर्ड लिखूं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न रीति रिवाज, इतना अगर मैं लिख दूंगा तो उससे आप जोड़कर तुरंत बोल देंगे कि इन सब के बावजूद सबके जीवन की सामान्य पद्धति एक समान है। सार तत्व, जीवन का सार तत्व एक ही है। तो कीवर्ड में मैं यहां क्या लिखूं? हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न भाषा भाषी, भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक रीति रिवाज,
बस केवल रीति रिवाज, रीति रिवाज, इन सब के बावजूद सभी भारतीयों के जीवन का सार तत्व एक है। ये प्राचीन काल में कैसे होता आया है, इसलिए हमें प्राचीन इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट, देखिए हमें ये पता है कि भारत एक उपमहाद्वीप है। सोचिए आप कि प्राचीन काल के कवियों, दार्शनिकों, शास्त्रकारों ने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक देश समझा, एक अखंड इकाई समझा। सोचिए एक बहुत बड़े क्षेत्र को वो एक इकाई ही माने, एक देश ही माने, और इस देश का नामकरण वो भारतवर्ष करे और इसके निवासियों को भरत संतति कहें, तथा ऐसे राजा का यशोगान करें जो हिमालय से समुद्र तक, पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु नदी के पार तक के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला ले। ऐसे राजा का अगर वो गुणगान करें, यशोगान करें, तो ये कमाल की बात है कि प्राचीन काल में इतनी दिव्य दृष्टि राजनीतिक एकीकरण के लिए कैसे कायम हुई। प्राचीन कवियों में, दार्शनिकों में, शास्त्रकारों में इस चीज के लिए हमें प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जो अगर वो प्राचीन कवि ये बोले कि हिमालय से समुद्र तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान तक जो राजा इस क्षेत्र को अपने राज्य में कायम कर लेता है उसे चक्रवर्ती कहा जाता है, तो ऐसा केवल सिद्धांत ही था, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये बिल्कुल गलत है। कम से कम भारत में 2 बार ऐसी राजनीतिक एकता कायम हुई, एक अशोक के समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व और एक समुद्रगुप्त के समय 4थी शताब्दी ईसवी में। यहां तक कि 7वीं शताब्दी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत के अधिपति हर्षवर्धन को हरा देता है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल उत्तर भारत के ही नरेश ये राजनीतिक एकीकरण स्थापित करें, दक्षिण भारत का भी अगर हिमालय पर्वत तक चढ़ जाता है तो वो भी राजनीतिक एकीकरण है। तो इसमें अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि राजनीतिक एकीकरण के लिए किस प्रकार प्रयास हो रहा था और चक्रवर्ती राजा किसे कहा गया, जो हिमालय से समुद्र तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान तक के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला ले। तो इसमें मैं केवल कीवर्ड लिखूं, आपकी काबिलियत है इस कीवर्ड को जोड़ते जोड़ते एक बहुत बढ़िया सेंटेंस बना लेना। तो कीवर्ड मैं इसे लिखूं, मैं कल को यहां पर पूरा पॉइंट भी लिख सकता हूं, लेकिन कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि ये ही तरीका सही है कि आपको पूरा ये जो है पॉइंट यहां लिखना पड़ेगा, या मैं इस चीज को ऐसे वहां रख दूं और सीधा सीधा खड़ा होकर आपको नोट्स बनवाऊं। ये आप कमेंट में बताएंगे तभी मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ कीवर्ड लिख रहा हूं कि किस प्रकार राजनीतिक एकीकरण का काम प्राचीन कवियों, ऋषियों, दार्शनिकों, शास्त्रकारों ने किया। तो कीवर्ड में मैं कुछ 8-10 कीवर्ड यहां लिख दे रहा हूं, जैसे कि कवि, दार्शनिक, शास्त्रकार, हिमालय, समुद्र, ब्रह्मपुत्र की घाटी, ब्रह्मपुत्र, केवल ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, चक्रवर्ती राजा, अशोक 3री शताब्दी ईस्वी में आपके जो है क्या करता है कि एक तरीके से कमोबेश भारत में राजनीतिक एकीकरण की स्थापना का प्रयास करता है। 4थी शताब्दी ईस्वी में समुद्रगुप्त ऐसा करता है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में
पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन, उत्तर भारत के अधिपति हर्षवर्धन को हराकर करता है। तो इन राजाओं का अगर मैं नाम लिख दूं तो इनके टाइम पीरियड के साथ मिलाते हुए आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना करना ही पड़ेगा। चक्रवर्ती राजा अशोक, अशोक का समय काल क्या है? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। अशोक तीसरी, हालांकि ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोल दिया हूं, उसे आप कर लीजिएगा। अशोक, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। कीवर्ड में दो अभी छूटा है, भारतवर्ष और भरत संतति, कि किस प्रकार प्राचीन कवियों, दार्शनिकों, शास्त्रकारों ने इस देश का नाम भारतवर्ष रखा, इसके निवासियों को भरत संतति कहा। तो दो कीवर्ड मैं यहां और भी लिख दूं, भारतवर्ष, भारतवर्ष, भरत संतति अर्थात भरत की संतान, भरत संतति, भरत की संतान। ये भरत ही क्यों? प्राचीन एक राजकुल था भरत, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा था। तो इस कीवर्ड के माध्यम से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक एकीकरण का कार्य प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, इसलिए हमें प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसका लब्बो लुआब आप क्या निकालेंगे? राजनीतिक एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण। अगला पॉइंट देखिए, इसी राजनीतिक एकीकरण को जो विदेशी भारत में आए उन्होंने भी इसे सराहा है, क्योंकि जो विदेशी भारत में आए उनका सबसे पहले सामना किससे हुआ होगा? बिल्कुल लॉजिकल बात है, सिंधु नदी के प्रदेश के वासियों के साथ उनका पहला जो है आमना सामना हुआ। तो उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को विदेशियों ने क्या बोल दिया? सिंधु या इंडस। यूनानियों ने इसे इंडिया कह दिया, अरबी और फारसी लोगों ने इसे हिंदू कह दिया या हिंद कह दिया। तो विदेशियों ने भी भारत की इस राजनीतिक एकीकरण को सराहा और उन्होंने अपनी दृष्टियों से इस देश का नाम अलग अलग किया, लेकिन इस विशाल उपमहाद्वीप को वे भी एक अखंड इकाई, एक अखंड देश ही समझते थे। तो सिंधु या इंडस किसने कहा? जो लोग सिंधु नदी के तटवासियों के साथ पहली बार संपर्क में आए तो उन्होंने इसका नाम सिंधु या इंडस कर दिया। यूनानियों ने क्या बोला? इंडिया। और अरबी फारसियों ने इसे क्या बोला? हिंद बोला। तो यहां कीवर्ड हम क्या लिखें? सिंधु या इंडस इस देश का नाम पड़ा। पहले विदेशियों ने, कीवर्ड में पहला क्या रहेगा? विदेशी। अब इसके बाद नामकरण शुरू होता है, सिंधु कोष्टक में इंडस। यूनानियों ने इंडिया, यूनानी क्या कहेंगे? इंडिया। अरबी फारसी हिंद, अरबी फारसियों ने इसे क्या कहा? हिंद। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से निकला है। इस बात को मैं 2 बार 3 बार बोलूंगा ताकि आपके जेहन में बस जाए। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से निकला है। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से निकला है। इसे भी मैं एक पॉइंट के रूप में लिखूंगा यहां 11। हिंद
संस्कृत के सिंधु शब्द से निकला है। सिंधु शब्द से निकला है। तो इसे देखिए, इन सब के माध्यम से अगर आप अपना सेंटेंस बना लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप बार बार ये वीडियो देखेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको अगर सेंटेंस बना लेंगे, अपना आपका खुद का नोट्स बुक रहेगा, तो उसके माध्यम से आपके ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से प्रवेश करेगी। अगली बात, अगला पॉइंट देखिए, धीरे धीरे मैटर थोड़ा सा और भी क्लिष्ट होता ही जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है कि प्राचीन काल से ही भाषा का भी एकीकरण पूरे देश में हुआ है, इसलिए हमें प्राचीन इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। प्राचीन काल से भाषा का भी एकीकरण हुआ है। कभी कोई विशेष भाषा पूरे देश में एक साथ बोली जाती थी, कालांतर में कोई दूसरी भाषा उसका स्थान ली और वो पूरे देश में बोली गई, तो पूरे देश में भाषा का भी एकीकरण हुआ। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अशोक के समय प्राकृत भाषा पूरे देश की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका थी। अशोक के समय प्राकृत भाषा पूरे देश की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका थी। कालांतर में प्राकृत भाषा का स्थान संस्कृत भाषा लेती है। गुप्तों के काल में पूरे देश में संस्कृत भाषा संपर्क भाषा हो गई, और गुप्तों के पतन के बाद जब ये देश छोटे छोटे खंडों में विभाजित हुआ, तो भी संस्कृत में ही राजकीय दस्तावेज लिखे जाते थे। तो कहने का मतलब है कि इस विशाल उपमहाद्वीप में राजनीतिक एकीकरण के साथ साथ भाषा का भी एकीकरण हो रहा था, इसलिए हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। अशोक के समय प्राकृत भाषा लिंगुआ फ्रैंका थी, और गुप्तों के समय जाते जाते संस्कृत भाषा लिंगुआ फ्रैंका हो गई। तो और कालांतर में जब गुप्तों के पतन के बाद देश का राजनीतिक विखंडन होता है, तो भी संस्कृत भाषा में राजकीय दस्तावेज लिखे जाते थे। तो यहाँ कीवर्ड में हम क्या लिखें कि किस प्रकार भाषा का एकीकरण, भाषा का एकीकरण पहला आप उदाहरण देंगे, अशोक के समय प्राकृत भाषा, क्योंकि उसके अभिलेखों की अधिकांश भाषा यही है प्राकृत। मौर्यों के पतन के बाद जब शुंगों का काल आता है तो संस्कृत, गुप्तों के काल में संस्कृत भाषा और भी बलवती हो गई। तो आगे क्या लिखेंगे, कालांतर में संस्कृत गुप्त के काल में ये अधिक चरम पर पहुंचती है। तो इसके माध्यम से आप जो है एक अपना सेंटेंस बना सकते हैं। इस बात को मैं बार बार कहने की क्या आवश्यकता है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ऊपर वाले पॉइंट में राजनीतिक एकीकरण, नीचे वाले पॉइंट में भाषा का एकीकरण हो रहा है। अगला पॉइंट देखिए, हमारे प्राचीन महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। उत्तर भारत में ये इनकी रचना हुई, तो समझ सकते हैं कि तक्षशिला की पंडित मंडलियों में, काशी की पंडित मंडलियों में ये बड़े चाव से पढ़े जाते रहे होंगे। लेकिन अगर यही बात इतने ही चाव से अगर यही दोनों महाकाव्य द्रविड़ दक्षिण भारत में पढ़े जाएं, तो हम कह सकते हैं क्या ये सांस्कृतिक एकीकरण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कालांतर में जब ये रामायण और महाभारत मूलतः तो संस्कृत भाषा में थे, जब ये स्थानीय भाषा में इन्हें फिर प्रस्तुत किया गया, तो ऐसा नहीं था कि रामायण और महाभारत का सार तत्व अब अलग हो गया।
तो भी उनका सार तत्व एक ही रहा। तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण का भी प्रयास पूरे भारत में हो रहा था। इसके लिए हमें प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं अगले पॉइंट में मैं क्या लिखूं आपके कीवर्ड में, कि किस प्रकार रामायण और महाभारत को तो तक्षशिला और काशी में तो पढ़ेंगे क्योंकि यहीं पर इनकी रचना हुई है, लेकिन अगर इतने ही चाव से दक्षिण भारत में हम पढ़ लें तो हम कह दें कि ये सांस्कृतिक एकीकरण हो रहा है। कालांतर में रामायण महाभारत संस्कृत में था, जब ये स्थानीय भाषा में इन्हें प्रस्तुत किया गया तो भी उनके जीवन का सार तो वही था। तो सांस्कृतिक एकीकरण हो रहा था, उसमें किसी प्रकार का अंतर पैदा नहीं हो रहा था। तो अगले पॉइंट में मैं कीवर्ड क्या लिखूं? रामायण, रामायण महाभारत, उत्तर भारत, उत्तर भारत, तक्षशिला, तक्षशिला, काशी, इन्हें जोड़कर आप अपना पॉइंट बना सकते हैं। काशी, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत इत्यादि, इन्हें आप जोड़कर आप कैसे इसे आप पॉइंट बनाएंगे कि किस प्रकार प्राचीन महाकाव्यों को जितने आह्लाद तरीके से, जितने भक्ति भाव से उत्तर भारत में पढ़ा जाता था, उतने ही भक्ति भाव से इसे दक्षिण भारत में भी पढ़ा गया। मूलतः ये संस्कृत भाषा में थी। ये संस्कृत, कीवर्ड संस्कृत, कालांतर में ये क्या हो गया? स्थानीय भाषा। फिर भी लब्बो लुआब क्या रहा? जीवन का सार तत्व, संस्कृत का सार तत्व एक ही रहा। तो अगला क्या है? सार तत्व एक जैसा ही, सार तत्व एक जैसा। तो इसे जोड़कर आप अपना एक सेंटेंस जो है बना सकते हैं। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो किस प्रकार से प्राचीन भारत से ही हम देख रहे हैं कि भारत में एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ। उत्तर भारत में जन्मी वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा दक्षिण भारत में फैल गई। कालांतर में जो विदेशी भारत में आए वो भी किसी न किसी वर्ण या जाति में समाहित जो है सम्मिलित हो गए। ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म जो भारत से बाहर के धर्म थे, जब उनका प्रवेश भारत में हुआ, यहाँ के लोग ईसाई बने और मुसलमान बने। क्योंकि ये लोग कौन थे? किसी न किसी जाति से संबंधित थे। अब प्रत्येक जाति की अपनी सामाजिक रीति रिवाज थे। वे उस नए धर्म में गए, उसके बावजूद भी वे अपने जाति से संबंधित रीति रिवाज को मानते रहे। तो कहने का मतलब ये कि एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का विकास प्राचीन काल में हुआ, और किस प्रकार ये एक दूसरे को प्रभावित कर रही है कि जन्म हुआ उत्तर भारत में, फैली दक्षिण भारत में, विदेशी भी इससे प्रभावित हुए, यहाँ तक कि नए नए आगंतुक धर्म में प्रविष्ट करने वाले लोग भी अपने पूर्ववत संस्कारों को भूल नहीं पाए। तो इसके लिए हमें प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। तो कीवर्ड में मैं यहां पर क्या लिखूं? विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, विचित्र सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का जन्म हुआ। तो कीवर्ड में वर्ण व्यवस्था, कीवर्ड में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, जाति प्रथा दक्षिण भारत में फैल गई। दक्षिण भारत कीवर्ड में रहेगा, दक्षिण भारत में फैल गई। विदेशी भी इससे प्रभावित हुए। ईसाई मुसलमान धर्म जो, इस्लाम धर्म जो यहाँ प्रवेश कर गया, और जो यहाँ के लोग इन धर्मों में गए, वे भी अपने जाति से संबंधित रीति रिवाजों को मानते रहे। तो आगंतुक धर्म भी प्रभावित, केवल आगंतुक धर्म,
मुसलमान ईसाई, मुसलमान ईसाई भी इससे प्रभावित हुए। तो अंतिम में मैंने आपको ये बताने का मैं प्रयास किया हूं कि किस प्रकार विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का जन्म हुआ। दक्षिण के भारत के लोग भी इससे प्रभावित हुए, आगंतुक भी प्रभावित इससे हुए। तो इसलिए हमें प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए 14 पॉइंट तक हम कह सकते हैं कि कमोबेश ये कह सकते हैं कि ये अच्छा ही अच्छा सब कुछ चल रहा है। ये इसे हम उज्जवल अतीत का नाम दे सकते हैं। 14 पॉइंट तक हमारा हो चुका है। अगला हम देखते हैं पॉइंट। इन कीवर्ड के माध्यम से आपको अपना नोट्स बनाना है। हालांकि कोई भी परेशानी होगा तो आप मुझे अपने कमेंट में जरूर बताइए कि अब जो है इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, तो उस तरीके पर भी मैं ध्यान दे दूंगा अगर वो तरीका सही रहा तो। अगला पॉइंट 15। देखिए अभी तक हम इतनी चीज़ों से ये जरूर पढ़ते आए होंगे कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति को जन्म दे दिया। प्रकृति मूलक मानव मूलक कठिनाइयों पर वे विजय प्राप्त कर लिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सपोज करो कि चूंकि हमारा लेसन ही है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, अगर एक नागरिक के तौर पर हम लोग ये सोचें कि हमें अपने इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में डालना है, तो ऐसे में हम ऐसी क्या गतिविधियां अपनाएं जिसकी वजह से हम विकसित राष्ट्र बन सकें। तो क्या हम प्राचीन काल की सभी चीज़ों को हूबहू यहाँ ला दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उज्जवल अतीत है, तो इससे क्या हम विकसित राष्ट्र की तरफ चल पड़ेंगे। मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं था कि प्राचीन भारत के इतिहास में सब कुछ अच्छा ही था, कुछ नाकामियां भी थी हमारी। उन नाकामियों को अगर दूर कर लेंगे तो इससे हम अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। उन नाकामियों में अगर हम देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि इस 21वीं शताब्दी में ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी कितने चरम पर जा चुका है। क्या प्राचीन काल में इतने चरम पर था? जैसे अगर कुछ लोग ये कहें कि प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था, प्राचीन काल की संस्कृति व्यवस्था को हूबहू अपना लें, तो हमें आज के ज्ञान विज्ञान से समझौता करना पड़ेगा, तो हम विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए जो है विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें आज के ज्ञान विज्ञान से समझौता नहीं करना पड़ेगा, न ही प्राचीन काल की सभी चीज़ों को हम यहाँ हूबहू जो है ला सकते हैं। तो मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि प्राचीन काल में कुछ नाकामियाँ, तो मैं क्या अगर यहाँ लिख दूँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी कमजोरी, तो उससे आप जोड़कर कह सकते हैं कि अगर इस कमजोरी को हम दूर कर लें तो हम विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, हम प्राचीन काल की जो चीज़ों को आगे ला सकते हैं। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, प्राचीन काल का समाज क्या अन्यायग्रस्त समाज नहीं था? बिल्कुल था, क्योंकि समाज के निचले वर्ण जो शूद्र थे, जो चांडाल थे, उन पर न जाने कितनी अपात्रताएं घोषित कर दी गई थी। सोचिए जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसके अंदर की गरिमा ही मार दी गई है, वो देश अगर आज भी उसी तरीके से चलता रहेगा तो कैसे हम अपने देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो क्या प्राचीन काल की ये जो नाकामियां हैं, ये जो विषमताएं हैं, इसे दूर करने की आवश्यकता नहीं है? तो कमजोरी में विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित कमजोरी, और दूसरा अगर इसमें कीवर्ड हम डालें तो प्राचीन काल में सामाजिक अन्याय था, शूद्रों और चांडाल पर किस तरीके से अपात्रताएं घोषित कर दी गई थी। तो अगर हमें आज विकसित राष्ट्र बनाना है तो इन विषमताओं को जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। तो अगले कीवर्ड में हम क्या लिखें? शूद्रों एवं चांडाल संबंधी अपात्रताएं।
शूद्र एवं चंडाल, अशूद्र एवं चांडाल। ये नाकामियां हैं, इन्हें ही दूर करना है, तभी हम विकसित राष्ट्र की तरफ जाएंगे। अगला अगर हम देखें तो आज भी हमारे यहाँ पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड विधियां लोगों के मन में इतनी गहराई से जड़ जमा चुकी हैं, ये ऐसे हैं जो थोड़ा सा दुराग्रहपूर्ण हैं। तो अगर जब तक हम इन्हें दूर नहीं करेंगे, कैसे हम अपने राष्ट्र को आगे की तरफ लेकर चलेंगे? तो कुछ ऐसे मान्यताएं, लोकाचार, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड विधियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की तरफ लेकर जाएंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को अगर हम सही ढंग से पढ़ें तो हम उन कमियों को भी ढूंढ लेंगे जिसकी वजह से जो है हमारा देश कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कुछ गलत हो रहा था, उसे हम दूर कर पाएंगे। तो यहाँ कीवर्ड में मैं क्या लिखूं कि कुछ पुरानी मान्यताएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। कुछ दुराग्रह, कुछ दुराग्रह, कुछ दुराग्रह में हम क्या लिखेंगे? लोकाचार। ऐसा नहीं कि सभी लोकाचार दुराग्रह से ग्रसित हैं, कुछ ऐसे हैं, हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे हैं हमारे सामाजिक जीवन में, वो हमें समय समय पर जो है वो दिख भी जाते हैं, तो उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। लोकाचार, मान्यताएं, लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड विधियां, धार्मिक कर्मकांड विधियां, धार्मिक कर्मकांड विधियां, ये ऐसे दुराग्रह हैं, अगर हम इन्हें दूर कर दें तो हम विकसित राष्ट्र की तरफ जा सकते हैं। अगला पॉइंट, प्राचीन काल में स्त्रियों के साथ भी बड़ा बुरा बर्ताव होता था। सोचिए, समाज का एक आधा हिस्सा जिसे उसके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो, अगर उस चीज को आज भी हम लेकर चलें तो हम पश्चिमी देशों की तुलना नहीं कर सकते। तो समाज में स्त्रियों की जो दशा है, इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है, इसे भी दूर करने की आवश्यकता है। तो यहाँ कीवर्ड में स्त्रियों की दशा, इससे ही हम समझ जाएंगे प्राचीन काल में इनके साथ बुरा बर्ताव हुआ था और इसे दोबारा जो है फिर हूबहू करने की आवश्यकता नहीं है। स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की हीन दशा, स्त्रियों की हीन दशा, हीन दशा। अगला पॉइंट, आज अपने देश में जाति प्रथा, जातिवाद, संप्रदायवाद की वजह से झगड़े हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। प्राचीन काल से ही थोड़ा बहुत इस तरीके की गतिविधियां चल रही थी, तो क्या हम उन्हें फिर ला दें? बिल्कुल लाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला पॉइंट, जातिवाद, संप्रदायवाद की वजह से झगड़े और भ्रष्टाचार हैं, इन्हें भी दूर करने की आवश्यकता है। तो जाकर हम प्राचीन भारत के इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, प्राचीन भारत की कुछ सामग्रियों को हम पुनः दोहरा सकते हैं, इन कमियों को दूर करने के बाद ही। तो यहाँ पर अगले में हम क्या लिखें कि किस प्रकार से जातिवाद एवं संप्रदायवाद का दंश आज हमारे देश को खोखला कर रहा है। जातिवाद एवं संप्रदायवाद, संप्रदायवाद
यवाद का दंश। तो इसके माध्यम से, इस 17 पॉइंट के माध्यम से रामशरण शर्मा जी की किताब प्राचीन भारत के इतिहास का पहला लेसन, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, 17 पॉइंट में ये खत्म हो गया है। काबिलियत आपकी इसमें है कि आप इसे पॉइंट में बदल दें, कीवर्ड के माध्यम से पॉइंट में बदल दें। कोई भी समस्या होगी कि नहीं, आप पूरा जो है इस सेंटेंस को ही लिखवाइए या आप पूरा नोट्स बनवाइए, आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।